प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है अम, विश्व भूगोल पर। ठीक है, मैंने पहला लेक्चर दिया था विश्व भूगोल पर। ठीक है, जिसमें मैंने सामान्य परिचय और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज जो है हम लोग शुरू करेंगे कहानी से, ब्रह्मांड और सौरमंडल। ठीक है, ब्रह्मांड और सौरमंडल, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड का इंग्लिश यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्स और सोलार सिस्टम, यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम। पहले जो मैं पढ़ाऊंगा वो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाऊंगा। तारे का निर्माण कैसे होता है, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, या फिर आठों ग्रह सूर्य के चक्कर क्यों लगाते हैं, ये सभी बातों को पढ़ाऊंगा। और उसके बाद सौरमंडल पर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला शुरू करेंगे ब्रह्मांड से, इस पूरे विश्व के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान से शुरू करते हैं, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, वो है ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड मीन्स इन इंग्लिश यूनिवर्स। ठीक है, हम लोग यूनिवर्स पढ़ेंगे। यूनिवर्स को पढ़ने के लिए हम लोग पहले ये जानेंगे कि ब्रह्मांड कहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ब्रह्मांड विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ठीक है, खगोल विज्ञान की वह शाखा या खगोल विज्ञान की एक शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड कहाँ जन्म लिया है और उसके विकास, वह कैसे विकसित हुआ है, इन सभी चीज को बताता है, इन सभी चीजों से संबंधित होता है या बताता है, उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। खगोल विज्ञान की वह शाखा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है, उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखो इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स। पृथ्वी वायुमंडल, वायुमंडल मतलब जो पूरा पृथ्वी वायु से घिरा हुआ है, वायुमंडल है उसका। और उसके बाहर का वह संपूर्ण भाग यानी पृथ्वी मंडल, पृथ्वी में जो पूरा वायु भरा है और वायु से भी बाहर यानी पृथ्वी का जो क्षेत्र है उससे भी बाहर का क्षेत्र जो है, जहां विभिन्न दृश्य, दृश्य मतलब जहां तक हम लोग देख सकते हैं या जो चीज हम लोग देख सकते हैं, और अदृश्य खगोलीय पिंड, ऐसा खगोलीय पिंड जो हमें नहीं दिखता है। मान लो जानते हैं हम लोग कि अरबों तारे हैं पूरे पृथ्वी से बाहर, आप समझो अरबों तारे हैं, उस अरबों तारे में से हम लोग बहुत तो तारों को नहीं देखे हैं अभी तक, वो भी तो हैं। तो वो खगोलीय पिंड जो हमें दिखते हैं और वो खगोलीय पिंड जो हमें नहीं दिखते हैं, वो उपस्थित है या विद्यमान है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स उसको कहते हैं जो पृथ्वी, वायुमंडल और उसके बाहर का वह संपूर्ण भाग, पृथ्वी में भी हो, वायुमंडल भी हो और उसके बाहर का संपूर्ण भाग जिसे हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और नहीं भी देख सकते हैं, वे सभी खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, उन्हें ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा परिभाषा हम लोग भी समझते हैं। ब्रह्मांड का एक और परिभाषा मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाओगे। देखो ब्रह्मांड आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सी के समूह, आकाश गंगाओं के समूह को भी ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ मैं लिख दूं, आकाश गंगाओं के, आकाश गंगाओं मतलब गैलेक्सीज। ठीक है, गैलेक्सीज के समूह को, गैलेक्सीज के समूह। ठीक है, आकाश गंगा जो है गैलेक्सीज के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड कहते हैं। अब ध्यान से समझो, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। ठीक है, देखो मुझे आदत नहीं है कि बार बार एक ही चीज को बोलने की, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। देखो हम लोग ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड को अभी शुरू किया हूं मैं, तो ब्रह्मांड विज्ञान से हम लोग शुरू करते हैं, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं इन इंग्लिश। खगोल विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड कहाँ से जन्म लिया है ये, और दूसरा विकास यानी वह कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, ये सभी चीजों को कॉस्मोलॉजी बताता है। क्लियर है। दूसरा क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या होता है, पृथ्वी जो हम, जहां हम लोग का जीवन संभव है, उस ग्रह को पृथ्वी कहते हैं। और वायुमंडल यानी ऐसा जगह जहां पूरा वायु से भरा हुआ हो और वह वायुमंडल का क्षेत्र पूरा, और उसके बाहर का वह संपूर्ण भाग यानी पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी से बाहर का जो भाग है जो हमें दिखता है, दृश्य मतलब जो, जिसको हम देख सकते हैं, यानी रॉकेट से कोई गया है चांद पे और चांद से जहां तक दिख सकता है वो सभी चीजें,
और वे सभी चीजें भी जो नए आपको नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी बहुत सारा तारा है जो अभी तक हमें नहीं दिखा है। वो सभी चीज किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा मैंने परिभाषा दिया आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। अभी मैं समझाऊंगा गैलेक्सी क्या होता है, अभी मैंने समझाया नहीं, बस बता रहा हूँ। गैलेक्सी के समूह को यानी आकाश गंगाओं के समूह, द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में मैंने बताया आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा क्या है? गैलेक्सीज क्या है? तो ये बात पहले आप लोग समझ जाओ। गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सीज को हम लोग बोलते हैं तारों के समूह। तारों के समूह को गैलेक्सीज बोलते हैं, ठीक है। तारों के समूह क्या होता है? देखो, ढेर सारे तारे जो एक जगह पे ग्रुपिंग बना के रहते हैं उसी को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा का इन इंग्लिश गैलेक्सी होता है, ठीक है। यानी तारों के समूह, बहुत सारे तारे मिलके जो है गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। समझ गए? ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी मैंने शुरू ही किया है, कुछ बताया नहीं है, अभी मैं बताता चलूंगा, ठीक है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है और वह विकसित कैसे होता है, ग्रह कैसे बनते हैं, तारे कैसे बनते हैं, ये सभी चीज मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले आप लोग समझ जाओ, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद ब्रह्मांड के अंतर्गत मैं लिखाऊं थोड़ा सा, ठीक है। ब्रह्मांड के अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत, ठीक है, आप लिखते चलेंगे। खगोलीय पिंडों के अलावा, आप लोग जानते हैं इसके अलावा भी है खगोलीय पिंडों के अलावा, पिंडों के अलावा, ठीक है। ब्रह्मांड के अंतर्गत खगोलीय पिंडों के अलावा और क्या हो सकता है? देखो, ब्रह्मांड जो है उसमें खगोलीय पिंड है, सही है। इसके अलावा भी कुछ है ब्रह्मांड के अंतर्गत? तो जी सर, समय है, ऊर्जा है, मैं लिखाता चलता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेस। मैं समझाता हूँ स्पेस क्या है, ठीक है। समय है, समय का इन इंग्लिश टाइम। ऊर्जा है, ऊर्जा का अंग्रेजी एनर्जी, ठीक है। समय है, अंतरिक्ष है, ऊर्जा है, और ऐसे अदृश्य पदार्थ, कुछ अदृश्य पदार्थ भी हैं, वे सभी शामिल होते हैं, ठीक है। अदृश्य पदार्थ सम्मिलित हैं, अदृश्य पदार्थ समाहित हैं या सम्मिलित हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। देखो, ब्रह्मांड में मैंने आपको बताया वो कई सारे आकाश गंगाओं कई सारे गैलेक्सीज मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और एक गैलेक्सीज या एक आकाश गंगा कई सारे तारों के समूह को आकाश गंगा यानी गैलेक्सीज कहते हैं। मैंने आपको समझाया। आपसे ये पूछूं कि ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड है, जो दिखते हैं और नहीं दिखते हैं, इसके अलावा भी कुछ है क्या? तो जी सर, इसके अलावा भी है। ब्रह्मांड के अंतर्गत खगोलीय पिंड के अलावा भी कुछ है, तो है अंतरिक्ष है, स्पेस, टाइम है, समय, ऊर्जा है, एनर्जी, और सभी अदृश्य पदार्थ जिनको हम नहीं देख सकते, वो सभी पदार्थ भी किसमें आएंगे? ब्रह्मांड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला अभी समझ लेते हैं क्या? स्पेस। ये स्पेस क्या है? स्पेस मतलब जगह। आपको मैं समझाता हूँ जगह क्या होता है, ठीक है। आप लोग समझो अंतरिक्ष क्या है? तो हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे दे दूं मैं, अंतरिक्ष क्या है आप बताओ, ठीक है। अंतरिक्ष क्या है? तो आंसर से मैं समझाता हूँ। अंतरिक्ष, देखो मैं परिभाषा लिखाता हूँ, उसके बाद एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड का वह भाग है कि ब्रह्मांड का भाग है अंतरिक्ष, तो ब्रह्मांड वह भाग है जो, ब्रह्मांड का वह भाग है जो कि खगोलीय पिंडों के बीच, ये जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंडों
देखो ब्रह्मांड का वह भाग है जो खगोलीय पिंडों के बीच मौजूद है, अर्थात अब 10 सेकंड भगा लेना क्योंकि मैं लिख रहा हूं ना। ब्रह्मांड का वह भाग है जो खगोलीय पिंडों के बीच उपस्थित या मौजूद है, अर्थात जहां दृश्य पिंड नहीं है, अर्थात जहां दृश्य पिंड नहीं है। ठीक है, अभी आप परिभाषा समझ जाओ, उसके बाद मैं डायग्राम समझाता हूँ, आप एकदम क्लियर हो जाओगे। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम बीच में मैंने गैपिंग में लिखने में लगाया है, आप 10 सेकंड जो है भगा लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष जो है वह ब्रह्मांड का वह भाग है, ब्रह्मांड का एक भाग है। अभी अंतरिक्ष समय और ऊर्जा समझ जाएंगे। अंतरिक्ष वह है जो ब्रह्मांड का एक भाग है, और खगोलीय पिंड, दो खगोलीय पिंड है, एक मान लेते हैं S1 है और एक S2 है। मान लेते हैं कि एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है और एक चंद्रमा है, दोनों के बीच मौजूद है। मान लेते हैं एक पृथ्वी है और एक चंद्रमा है, दोनों का जो स्पेस होगा उसके बीच में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, एकदम कुछ भी मौजूद नहीं है, अर्थात जहां दृश्य पिंड उपस्थित नहीं है। यानी मान लेते हैं पृथ्वी है और चंद्रमा है, दोनों के बीच में कोई भी जगह कुछ भी नहीं है, तो दोनों के बीच में जो स्पेस होगा, दोनों के बीच में जो जगह होगा, उसी को अंतरिक्ष कहेंगे। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप एकदम क्लियर समझ जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं मिटाता हूँ, आप लिखो इसको, इस परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने परिभाषा नहीं मिटाया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। देखो ब्रह्मांड का वह भाग, पहली बात तो अंतरिक्ष किसका भाग है? तो ब्रह्मांड का भाग है, जो कि खगोलीय पिंडों के बीच, पहला खगोलीय पिंड है, मान लेते हैं ये अर्थ है, दूसरा मून है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है मून है, और मून पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य भी घूम रहा है अपने ही एक्सिस पे घूमता हुआ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और यह इसका वायुमंडल है। पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है, तो पृथ्वी का वायुमंडल मैंने लिखा है। खगोलीय पिंडों के बीच मौजूद है, अर्थात जहां दृश्य पिंड नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में, दोनों के बीच में कोई भी दृश्य पिंड एग्जिस्ट नहीं करे, दृश्य पिंड नहीं दिखे। ठीक है, दृश्य पिंड नहीं है या नहीं एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करता है, उसी को स्पेस कहते हैं। यह क्या है? यह जो जगह है इसी को बोलेंगे स्पेस। स्पेस बोलो या अंतरिक्ष बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसा जगह, ऐसा जगह जो दो खगोलीय पिंडों के बीच का जो जगह है, ऐसा एक स्थान जो दो खगोलीय पिंड है, ये मान लेते हैं B1 ये B2, इन दोनों के बीच में जो जगह है उस पे कोई भी दृश्य पिंड नहीं दिखेगा, तो उसी को बोलेंगे अंतरिक्ष। एज एग्जाम्पल आप समझ लो, कोई तारा है T1, एक तारा है T1, एक तारा है T2, दोनों तारा जो है दोनों एक जगह पे दोनों स्थित है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा जहां पे कोई खगोलीय पिंड नहीं दिखेंगे। ठीक है, उसी को बोलेंगे स्पेस या अंतरिक्ष। दो तारे के बीच में जो जगह है उसको बोलेंगे स्पेस। क्लियर हो गया? अंतरिक्ष समझ गए, समय आप लोग जानते हैं और ऊर्जा भी जानते हैं, एनर्जी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं इसे मिटाता हूँ तब मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप इसको समझ जाना कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कोई भी दृश्य पिंड नहीं है, ऐसा पिंड जिसे हम नहीं देख पा रहे, वो सभी नहीं है, तो उस बीच में जो जगह है उसको बोलेंगे स्पेस यानी अंतरिक्ष। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा जो हम लोग समझे, अंतरिक्ष समझे। ठीक है, दो खगोलीय पिंड होते हैं, एक T1 एक T2, दोनों के बीच का स्पेस अंतरिक्ष कहलाता है। क्लियर हो गए? ठीक है, अब अंतरिक्ष के 5 भेद होते हैं। देखो अंतरिक्ष के कितने भेद होते हैं? देयर आर 5 टाइप ऑफ स्पेस। कितने टाइप? 5 टाइप, 5 प्रकार के होते हैं अंतरिक्ष। पहला होता है भू अंतरिक्ष, जिसको बोलते हैं जियो स्पेस। क्या बोलते हैं? जियो स्पेस। दूसरा होता है सिस लूनर स्पेस। दोनों बातों को हम लोग समझते हैं, सिस लूनर स्पेस क्या होता है और जियो स्पेस क्या होता है। ठीक है, देखो इसका परिभाषा मैं दे दूं अगर, तो कोई एक खगोलीय पिंड है, मान लेते पृथ्वी। ठीक है, एक पृथ्वी है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर एक क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है वह 100 किलोमीटर है।
एज एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम बना के आपको बस समझा रहा हूँ कि ये 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूर का क्षेत्र जो है उसी को भू अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, स्पेस पृथ्वी के सतह से कितने दूर का क्षेत्र है, 100 किलोमीटर का। मैं यहाँ लिख दूं, पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर का क्षेत्र, 100 किलोमीटर का क्षेत्र। ठीक है, देखो यह क्या है, पृथ्वी एक खगोलीय पिंड, एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी बनाया हुआ है, मैंने बनाया है, और यहाँ से यहाँ तक का कुल क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक का भी अगर क्षेत्रफल अगर देखो आप तो 100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी इसी तरह है, मतलब पूरा एरिया 100 किलोमीटर का क्षेत्र जहां तक है उसी को बोलेंगे जियो स्पेस। ठीक है, दूसरा होता है सिस लूनर स्पेस। ये सिस लूनर स्पेस क्या है इसको भी समझ लो। देखो मैं यहाँ फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पृथ्वी है, अर्थ। ठीक है, और यहाँ से यह जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, जियो स्पेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र था उसको हम लोग बोल रहे थे ना, अभी इस क्षेत्र को बोलते हैं जियो स्पेस, यानी इसको बोलेंगे जियो स्पेस। ठीक है, अब सिस लूनर स्पेस भी समझ लो, यहाँ जो है पृथ्वी से 100 किलोमीटर क्षेत्र छोड़ के उसके बाद से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, इसको बोलेंगे सिस लूनर स्पेस, सिस लूनर स्पेस। ठीक है, अभी देखो मैं ये समझा रहा हूँ, ऐसे बार-बार के क्वेश्चन आया है, अभी तो नहीं, कल दिखाऊंगा सारा क्वेश्चन, मैंने लिखा है वैसे सारा क्वेश्चन आपको मैं कल बताऊंगा क्वेश्चंस। भू अंतरिक्ष यानी जियो स्पेस पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, सिस लूनर स्पेस क्या होता है कि पृथ्वी का जो सतह है 100 किलोमीटर का क्षेत्र जो है, जो जियो स्पेस बोल रहे हैं, वहां से आगे यहाँ चंद्रमा तक की कुल जो जगह है, कुल स्पेस जो है उसको बोलते हैं सिस लूनर स्पेस। ठीक है, देखो भाई लोग अभी मैंने इस चीज को समझा दिया है। ठीक है, एक बार फिर से समझ जाते हैं। देखो 5 प्रकार के अंतरिक्ष होते हैं मैंने बताया, पहला भू अंतरिक्ष है, दूसरा सिस लूनर स्पेस है, इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान है विद हिंदी। पहला है जियो स्पेस। जियो स्पेस क्या होता है, पृथ्वी जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र से 100 किलोमीटर बाहर का क्षेत्र जो है उसी को जियो स्पेस कहते हैं, यानी पृथ्वी से यहाँ तक का क्षेत्र जो है 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसको जियो स्पेस कहेंगे। ठीक है, सिस लूनर स्पेस क्या होता है कि पृथ्वी के क्षेत्र से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र जियो स्पेस अगर है तो 100 किलोमीटर क्षेत्र से बाहर तक का क्षेत्रफल यही नहीं है, यहाँ तक ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र जो है सिस लूनर स्पेस कहलाता है। क्लियर हो गया, मैं इसका परिभाषा दे देता हूँ सिस लूनर स्पेस क्या होता है। ठीक है, और फिर 3 नंबर से हम लोग बढ़ते हैं। चलो, जो बातें समझाई उसमें एक सिस लूनर स्पेस मैंने समझाया कि एक पृथ्वी है, उससे जो 100 किलोमीटर का बाहरी क्षेत्र है उसको जियो स्पेस कहेंगे, और सिस लूनर यानी पृथ्वी से 100 किलोमीटर से दूर का जो क्षेत्र है चंद्रमा, ठीक है, उस चंद्रमा तक का क्षेत्र जो है उसी लूनर स्पेस कहलाता है। मैंने समझा दिया, उसी चीज को लिखा है, पृथ्वी के वायुमंडल में 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक का पूरा क्षेत्र सिस लूनर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तीसरा होता है अंतर्ग्रहीय या इंटरप्लेनेटरी स्पेस। इंटरप्लेनेटरी स्पेस सुनने में ज्यादा अच्छा और समझने में भी। इसका संबंध सूर्य तथा उसके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में समझाता हूं क्या है, विस्तार से है, जहां विभिन्न ग्रह तंत्र उपस्थित है। एज एग्जाम्पल आप समझो, ये सूर्य है, सन है, इसके चारों तरफ प्रकाश है। ठीक है, अब देखो यहां से एक 8 ग्रह घूमते हैं, 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 ग्रह घूमते हैं इसके बीच कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र लगता होगा, आकर्षण बल होगा, इसके बीच आकर्षण बल होगा, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, यानी यह जो ग्रह है अरुण और वरुण जो ग्रह है, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ आकर्षण बल लगता होगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा चुंबकीय क्षेत्र लगता होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष, जिसको इंटरप्लानेटरी स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसका संबंध सूर्य से, सूर्य होना चाहिए, और उसके चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसमें कि 8 ग्रह घूमते हैं, अपना चक्कर मारता है। ठीक है, तो इसका जो चक्कर है, ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है जहां विभिन्न ग्रह तंत्र उपस्थित है, सभी ग्रह तंत्र उपस्थित है, उसी को अंतर्ग्रही या इंटरप्लानेटरी सिस्टम कहते हैं।
क्लियर हो गया। चौथा है तारों के मध्य, ठीक है, तो मैं चौथा लिखाता हूँ और इसे मिटाता हूँ पहले, ठीक है। चलो आप इसे उतारो। तारों के मध्य अंतरिक्ष, यह है चौथा नंबर, ठीक है। और चौथा नंबर किस चीज का? स्पेस का चौथा भाग यह है। पांचवा क्या है? इंटरगैलेक्टिक स्पेस। इन दोनों को समझ जाते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो एक समझाऊंगा, दूसरा आप समझा दोगे। तारों के मध्य मान लेते हैं एक तारा है T1, ठीक है, और एक तारा है T2, ठीक है। दोनों के बीच का जगह, दोनों का बीच का स्पेस, यानी यहाँ पे कोई भी दृश्य पिंड उपस्थित ना हो, ना रहे या ना एग्जिस्ट करे, उसी को कहेंगे इंटरसेलर स्पेस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलर स्पेस, ठीक है। ऐसा जगह, ऐसा दो तारे, एक T1 है एक T2 है, दोनों के बीच में, दोनों का जो बीच का जगह है उसमें कोई भी दृश्य पिंड उपस्थित न है, और उसी को बोलेंगे इंटरसेलर स्पेस, यानी तारों के मध्य अंतरिक्ष हो, ठीक है। तो दूसरा क्या? इंटरगैलेक्टिक स्पेस। अब समझो आकाश गंगा, आकाश गंगा बोलते हैं तारों के समूह को, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या बोलते हैं? आकाश गंगा या गैलेक्सीज, ठीक है। एक मान लेते हैं R1 गैलेक्सी है, R1 छोड़ दो, G1 ले लो। एक G1 गैलेक्सी है और एक G2 गैलेक्सीज है, ठीक है। गैलेक्सी मतलब बहुत सारे तारे हैं इसके अंदर, ठीक है, काफी सारे तारे हैं, उनके समूह को गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। कई सारे तारे हैं, डॉट डॉट डॉट। इनके बीच जो जगह है, इनके बीच जो स्पेस है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरगैलेक्टिक स्पेस। क्लियर हो गया? समझ गए? हम लोग पांचों समझ गए हैं। पांचों में मैं कुछ बातों को बताता हूँ। पहला मैंने बताया जियो स्पेस। जियो स्पेस क्या होता है? पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर का क्षेत्र, पृथ्वी से बाहर का 100 किलोमीटर का क्षेत्र किसको बोलते थे? जियो स्पेस को, ठीक है। दूसरा मैंने आपको समझाया, क्या समझाया था? सिसलुनर स्पेस। सिसलुनर स्पेस बोलते हैं पृथ्वी से 100 किलोमीटर का क्षेत्र बोलते थे जियो स्पेस को। 100 किलोमीटर के बाहरी क्षेत्र से चंद्रमा तक की कुल दूरी, यानी सॉरी, चंद्रमा तक का कुल जगह जो स्पेस था, जो अंतरिक्ष था, वह जगह, और उस जगह पे कोई भी दृश्य पिंड उपस्थित ना हो, कोई भी दृश्य पिंड नहीं दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं सिसलुनर स्पेस, ठीक है। मैंने तीसरा आपको समझाया इंटरप्लेनेटरी स्पेस। इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्या था? मैंने डायग्राम से बताया, एक सन है और उसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उनके बीच का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी को बोलते हैं इंटरप्लेनेटरी स्पेस। चौथा मैंने बताया इंटरसेलर स्पेस। इंटरसेलर स्पेस क्या है? कि एक तारा है T1, एक तारा है T2, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटरसेलर स्पेस। अब पांचवा क्या बताया? इंटरगैलेक्टिक स्पेस। इंटरगैलेक्टिक स्पेस क्या होता है? एक आकाशगंगा है G1, एक आकाशगंगा है G2, ठीक है। एक आकाशगंगा है G1, एक आकाशगंगा है G2, दोनों का बीच का स्पेस, दोनों के बीच में कोई भी दृश्य पिंड उपस्थित नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरगैलेक्टिक स्पेस, ठीक है। खत्म हो गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसको देखो, देखो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो कई सारे वैज्ञानिक आए और कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, ठीक है, कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होगा, ये सही है, ये गलत है। उसी में एक आए थे टॉलमी, होमर भी आए थे। पहले हम लोग टॉलमी समझ लेते हैं। देखो भाई लोग, कल का जो वीडियो बना था वो दूसरे सेटअप पे था, आज का जो वीडियो बन रहा है दूसरे सेटअप पे, ठीक है। मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसी को आगे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था भू केंद्रित अवधारणा, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी, लेकिन आप देखो भू केंद्रित अवधारणा टॉलमी ने दिया था, ठीक है। टॉलमी का पी जो है ये हमेशा साइलेंट रहता है, इसलिए पी टॉलमी नहीं बल्कि टॉलमी पढ़ते हैं, इसका नाम है टॉलमी, ठीक है। भू केंद्रित अवधारणा में इन्होंने क्या कहा कि ये कहते हैं कि भू को केंद्र में रखो। देखो भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि यानी पृथ्वी, पृथ्वी को क्या किए? केंद्र में रखते हैं, पृथ्वी को केंद्र में रखते हैं, ठीक है। पृथ्वी को केंद्र में रखते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पृथ्वी के चारों ओर। किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो पृथ्वी को जो है इन्होंने
एक केंद्र में रखा और कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो है सभी ग्रह, सभी खगोलीय पिंड जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ऐसा अवधारणा टॉलमी ने दिया, ठीक है, जो कि ये अवधारणा गलत है। यह अवधारणा कैसी है? गलत है, ठीक है। यह अवधारणा आप लोग समझ रहे हो ना। अब देखो, ये इन्होंने क्या किया, ये पृथ्वी अर्थ इसको रख दिया बीच में, और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वे सभी इसके चक्कर लगा रहे हैं। इनका कहना है इसका चक्कर जो है ये सभी ग्रह लगा रहे हैं, जो कि अवधारणा ही गलत है। इसलिए क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, होमर भी आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया उसके बाद। अभी तो हम लोग जानते हैं ना कि एक सूर्य है, एक अवधारणा है कि एक सूर्य है, यहाँ पे इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं 8 ग्रह, पृथ्वी तीसरी ग्रह में आती है जो सूर्य की चक्कर लगाती है, ठीक है। अब ये सभी कॉन्सेप्ट गलत होगा, लेकिन आप बस ऐसे समझो कि सूर्य को बीच में रखने की जगह के इन्होंने पृथ्वी को रखा, ठीक है, पृथ्वी को बीच में रखा और बोला कि पृथ्वी जो है पृथ्वी के चारों ओर सभी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी को केंद्र में रखा, इसीलिए इसका नाम भू केंद्रित पड़ा। और पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सभी चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा कैसी है? गलत है। यह अवधारणा गलत है, ठीक है। यह अवधारणा किसने, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि भू केंद्रित अवधारणा किसने दिया, तो भू केंद्रित अवधारणा किसने दिया, तो भू केंद्रित अवधारणा टॉलमी ने दिया, ठीक है। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो टॉलमी ने, ठीक है। भू केंद्रित अवधारणा क्या करता है? पृथ्वी को केंद्र में रखो, पृथ्वी को केंद्र में रखो, इसी को कहते हैं भू केंद्रित अवधारणा। क्लियर है? भू केंद्रित अवधारणा हम लोग समझ गए। भू केंद्रित अवधारणा में भू मतलब पृथ्वी को बीच में रख दिया, सेंटर में रख दिया, तो वो एक भू केंद्रित अवधारणा किसने दिया था, तो टॉलमी साहब ने दिया। याद रखना टॉलमी साहब को, ठीक है। एक है होमर, होमर आते हैं। होमर कौन है? होमर एक वैज्ञानिक है, यूनानी वैज्ञानिक है, ठीक है। आप याद रखना कौन से वैज्ञानिक है, आपसे पूछेगा। यूनानी वैज्ञानिक है, कौन है? होमर। होमर की एक पुस्तक है, ठीक है। होमर ने एक पुस्तक लिखा है, मैं आपको पुस्तक का नाम बताता हूँ, ठीक। ओडिसी, इलियड, इलियड व ओडेसी, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है इलियड व ओडिसी, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है। कौन लिखते हैं, तो होमर साहब लिखते हैं। इन्होंने इस पुस्तक में कहा कि ये जो आकाश है, पूरा आकाश, ये 4 मेहराबों यानी 4 खंबे पे खड़ा है, ठीक है। इनका एक बुक है इलियड व ओडिसी, इसमें लिखा है कि आकाश जो है, आकाश 4 मेहराबों पे खड़ी है, मेहराबों पर खड़ी है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है कि पूरा आकाश जो है, जितने भी आप ऊपर देखोगे तो पूरा आकाश दिखेगा, वो पूरा आकाश जो है 4 खंभों पे खड़े हैं, ऐसा ये बोलते हैं होमर, जो कि यूनानी है। और कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इलियड व ओडिसी, इनका पुस्तक का नाम है इलियड व ओडिसी, ठीक है। आकाश 4 मेहराबों पे खड़ी है, इसका मतलब आकाश 4 खंभों पे खड़ी है, ऐसा ये इस बुक में लिख के बोलते हैं, ठीक है। अब आएगा आपका सूर्य केंद्रित अवधारणा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। पढ़ रहे हैं वह है सूर्य केंद्रित अवधारणा। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सूर्य केंद्रित, जैसे अभी हम लोग पढ़े क्या, भू केंद्रित अवधारणा, ठीक है। देखो सूर्य केंद्रित अवधारणा का है हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कौन देते हैं, तो कोपरनिकस साहब आते हैं, उन्होंने सूर्य को केंद्र में रख के अवधारणा दिया, ठीक है। कौन दिए हैं, कोपरनिकस। आपसे डायरेक्ट पूछेगा भू केंद्रित अवधारणा को किसने दिया है, सूर्य केंद्रित अवधारणा को किसने दिया है। तो जैसे सूर्य केंद्रित अवधारणा आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप बोलना कोपरनिकस ने दिया है। आपसे पूछे भू केंद्रित अवधारणा को किसने दिया है, तो आप डायरेक्ट बोलना टॉलमी साहब ने दिए थे, ठीक है। फिर टॉलमी आप लोग अभी यह जाने। देखो सूर्य केंद्रित अवधारणा में क्या है, जहाँ सन है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो सभी चक्कर लगाते हैं, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के 3 हो गए, इसी तरह 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं, सही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सूर्य को बीच में रखा, सूर्य को केंद्र में रखा, यहां में लिखो सूर्य को केंद्र में रखा, सूर्य को केंद्र में रखा तथा सूर्य को केंद्र में रखते हैं और कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के
चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बोलेगा कि आपसे सूर्य केंद्रित अवधारणा जो हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, तो आप एकदम आंसर दे देना, कोपरनिकस साहब हैं जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट की अवधारणा दी थी, जिसको सूर्य केंद्रित अवधारणा कहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा सूर्य केंद्रित अवधारणा क्या है, देखो सन को केंद्र में रख दिए, बीच में रख दिए और बोले कि जितने भी खगोलीय पिंड है इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप देखो ये जो ग्रह सब है ये किनके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसा बोला, ठीक है। और काफी हद तक ये सही भी है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें हैं इनमें भी ये भी गलत हो जाएंगे। अभी जो है सूर्य भी चक्कर लगाएगा, ठीक है, सूर्य भी चक्कर लगाता है, हम लोग जानते हैं अपने ही एक्सिस पे घूम रही है और किसी न किसी चीज की चक्कर लगा रही है, ये सभी हम लोग जानेंगे। पृथ्वी न किसी चीज की चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग दोलन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, दोलन सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कल की क्लास में। दोलन सिद्धांत यहाँ से मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि दोलन सिद्धांत मुझे कल पढ़ाना है, ठीक है। हम लोग दोलन सिद्धांत कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सूर्य केंद्रित अवधारणा और भू केंद्रित अवधारणा मैंने आपको पढ़ाया, इसके अलावा और भी कल पढ़ाया, तो वो सभी चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग जो है लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। बीपीएससी के लिए ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आप कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़ रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस के लिए पढ़े, एसआई पढ़े, किसी भी क्लास के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़े, कॉन्सेप्चुअल क्लास बराबर ही होता है सभी चीजों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम जो है, एग्जाम में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन सब है, मैं अलग अलग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार पुलिस में हो, सीजीएल में हो, एसएससी में हो, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया हो, इन सभी चीज से रिलेटेड जुड़ा हुआ सभी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद।